हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल में स्वागत है। आज मैं आप लोगों को विज्ञान के कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लेकर आया हूं जो बीपीएससी, एसएससी, बिहार एसएससी सीजीएल और बिहार एसएससी सीएचएसएल सभी एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। मेरे वीडियो को ध्यान से देखिएगा और वीडियो यदि हमारा पसंद आए तो मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर भी करिएगा। तो चलिए दोस्तों, देर नहीं करते हुए हम अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हमारे स्क्रीन पर फर्स्ट क्वेश्चन दिखाई दे रहा है। निम्नलिखित में से किस धातु के यौगिकों का उपयोग ब्लैक एंड वाइट फोटोग्राफी में किया जाता है? ऑप्शन 1 एल्यूमिनियम, Ag सिल्वर, Cu कॉपर एंड Au क्या है? गोल्ड है। दोस्तों, इस क्वेश्चन का आंसर होगा जो फोटोग्राफी में जो ब्लैक एंड वाइट फोटोग्राफी में सिल्वर का उपयोग किया जाता है, इसलिए ऑप्शन 2 इज द करेक्ट आंसर। चलिए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चल रहे हैं। निम्नलिखित में से किस गोताखोर जब अंतर्जलीय डुबकी लगाते हैं तब वे विशिष्ट सूट पहनते हैं और ऑक्सीजन सिलेंडर साथ रखते हैं? इसका मुख्य कारण है जब कोई जल के भीतर जाता है तब जल के द्वारा लगाए गए दाब में वृद्धि होती है। जब कोई जल के भीतर जाता है, ये सही है। जब कोई जल के भीतर जाता है तब जल के द्वारा लगाए गए दाब में ह्रास होता है, ये गलत है। विशिष्ट सूट के साथ तैरना आसान होता है, ये भी गलत है। विशिष्ट सूट पहन कर वे भीगते नहीं हैं, ये भी गलत है। तो दोस्तों, इस क्वेश्चन का आंसर होगा जब कोई जल के भीतर जाता है तो गहराई के साथ क्या होता है? दाब में वृद्धि होता है, इसलिए ऑप्शन 1 इज द करेक्ट आंसर। चलिए दोस्तों, हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हैं। जब वर्षा जल का पीएच 5.6 से नीचे आ जाता है तो इसे सामान्यतः क्या कहा जाता है? दोस्तों, ऑप्शन 1 दिया हुआ है क्षारीय, अम्लीय, खनिज वर्षा, कठोर जल। दोस्तों, इसको हम क्या कहते हैं? जब वर्षा का जल 5.6 से नीचे आता है तो उसको हम अम्लीय वर्षा कहते हैं, इसलिए ऑप्शन 2 इज द करेक्ट आंसर। चलिए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। बेकिंग पाउडर और बेकिंग सोडा में क्या अंतर है? बेकिंग सोडा और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का मिश्रण है। बेकिंग सोडा बेकिंग पाउडर और टार्टरिक अम्ल का मिश्रण है। बेकिंग सोडा बेकिंग पाउडर और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का मिश्रण है। बेकिंग पाउडर बेकिंग सोडा और टार्टरिक अम्ल का मिश्रण है। तो दोस्तों, ऑप्शन 4 इज द करेक्ट आंसर। बेकिंग पाउडर है, बेकिंग सोडा और टार्टरिक अम्ल का मिश्रण है, ऑप्शन 4 इज द करेक्ट आंसर। बेकिंग पाउडर सजातीय श्रेणी कार्बनिक यौगिकों का एक ऐसा समूह है जिसमें होता है समान संरचनात्मक सूत्र, समान क्रियात्मक समूह लेकिन CH2 समूह से भिन्न, समान आणविक सूत्र, एक दूसरे से कोई संबंध नहीं। दोस्तों, इस सजातीय श्रेणी में दोस्तों अकार्बनिक यौगिकों का जो समूह होता है समान क्रियात्मक समूह लेकिन CH2 समूह से भिन्न होता है। चलिए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अष्टक नियम किसके द्वारा प्रस्तावित किया गया था? जोहान वोल्फगैंग डोबेराइनर, हेनरी मोजले, जॉन न्यूलैंड्स, दिमित्री इवानोविच मेंडेलीव। दोस्तों, इस क्वेश्चन का आंसर होगा जॉन न्यूलैंड्स के द्वारा अष्टक नियम को प्रस्तावित किया गया था, इसलिए ऑप्शन 3 इज द करेक्ट आंसर। चलिए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। पीतल निम्नलिखित में से किसका मिश्र धातु है? तांबा और चांदी, तांबा और जस्ता, तांबा और एल्युमिनियम, तांबा और सोना। दोस्तों, जो पीतल होता है वो तांबा और जस्ते का मिश्र धातु है, इसलिए ऑप्शन 2 इज द करेक्ट आंसर। चलिए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन कार्बन की अपरूप है? हीरा, ग्रेफाइट, फ्लोरीन, ये सभी। दोस्तों, जो कार्बन के ये तीनों अपरूप हैं, इसलिए ऑप्शन 4 इज द करेक्ट आंसर। चलिए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। निम्नलिखित में से किस पदार्थ का उपयोग परमाणु रिएक्टर की शक्ति को नियंत्रित करने के लिए किया जाता है? ग्रेफाइट, बोरान, बेरिलियम, सोडियम। दोस्तों, परमाणु रिएक्टर की शक्ति को नियंत्रित करने के लिए बोरान का उपयोग किया जाता है, इसलिए ऑप्शन 2 इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्लोरोफिल का एक उप सहसंयोजन यौगिक है मैग्नीशियम, आयरन, निकेल, कोबाल्ट। मैग्नीशियम जो है क्लोरोफिल का एक उप सहसंयोजक यौगिक है, इसलिए ऑप्शन 1 इज द करेक्ट आंसर। चलिए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। निम्नलिखित में से किसे फार्मिक अम्ल कहा जाता है? हेक्सेन डायोइक अम्ल, बेंजोइक अम्ल, मेथेनोइक अम्ल, एथेनोइक अम्ल। देखिए दोस्तों, जो फार्मिक अम्ल जो है मेथेनोइक अम्ल को कहते हैं, इसलिए ऑप्शन 3 इज द करेक्ट आंसर। दोस्तों,
चलिए दोस्तों, हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। प्रकाश की उपस्थिति में वायु द्वारा क्लोरोफॉर्म का धीरे धीरे ऑक्सीकरण होकर एक अत्यंत विषैली गैस बनती है, जिसे ऑप्शन 1 दिया है फ्रियोन, कार्बन टेट्रा क्लोराइड, मिथाइल क्लोराइड, फास्जिन। दोस्तों, जो विषैली गैस है जो जो क्लोरोफॉर्म का धीरे धीरे ऑक्सीकरण होकर अत्यंत विषैली गैस बनती है, वो फास्जिन है दोस्तों। ऑप्शन 4 इज द करेक्ट आंसर। चलिए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। स्तंभ ए में दिए गए विटामिनों का स्तंभ बी में दिए गए उनकी कमी से मिलान करें। जो दोस्तों विटामिन डी की कमी से रिकेट्स होता है, इसलिए दोस्तों ऑप्शन ए का 3 हो जाएगा दोस्तों। विटामिन सी की कमी से दोस्तों स्कर्वी होता है, इसलिए दोस्तों ऑप्शन बी का 1 हो जाएगा। विटामिन ए की कमी से रतौंधी होता है दोस्तों, इसलिए ऑप्शन सी का दोस्तों यहाँ पे 2 हो जाएगा। और विटामिन B12 की कमी से हानिकारक रक्तहीनता होता है दोस्तों, ब्लड की कमी होती है, इसलिए विटामिन, इससे ऑप्शन डी का 4 हो जाएगा दोस्तों। तो ए का 3, बी का 1, सी का 2 और डी का 4। ऑप्शन 1 इज द करेक्ट आंसर। चलिए दोस्तों, हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। स्तंभ ए में दिए गए जंतुओं का मिलान स्तंभ बी में दिए गए उनके संबंधित वर्गों से करें। तो दोस्तों इसको चलिए हम इसको देखते हैं। जो व्हेल है दोस्तों, सबसे पहले हम डी को देखते हैं। तो जो दोस्तों वो व्हेल है, व्हेल क्या है, स्तनधारी है, तो इसलिए दोस्तों डी का 2 हो जाएगा। और दोस्तों मेंढक, मेंढक दोस्तों क्या है, उभयचर है, क्योंकि ये ज़मीन पे भी रहता है और पानी में भी रहता है दोस्तों, तो इसलिए इसको जैसे उभयचर, तो बी का दोस्तों क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा दोस्तों। और दोस्तों हमारा शार्क है, शार्क दोस्तों कॉन्ड्रिक थीस है दोस्तों, तो इसलिए हमारा दोस्तों क्या हो जाएगा, ए का दोस्तों क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। बच गया दोस्तों सी। जो गरुड़ है दोस्तों, ये गरुड़ क्या है, एबिज है, गरुड़ एक पक्षी है दोस्तों, इसलिए एबिज हो जाएगा दोस्तों। अब ध्यान से देखिए दोस्तों, ए का 3 है, बी का 1 है, ए का 3, बी का 1, सी का 4 और डी का 2 दोस्तों। ऑप्शन 2 इज द करेक्ट आंसर। चलिए दोस्तों, हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। लार और असुर में विद्यमान प्रतिजीवाणु के एंजाइम को क्या कहते हैं। दोस्तों ऑप्शन 1 दिया है राइजोबियम, लाइपेज, लाइसोजाइम, आइसोमेरेस। दोस्तों लार और आश्रू में दोस्तों जो विद्यमान प्रतिजीवाणु एंजाइम है दोस्तों, वो लाइसोजाइम है। ऑप्शन 3 इज द करेक्ट आंसर। चलिए दोस्तों, हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ से। मानव शरीर की किस कोशिका में केंद्रक नहीं होता है। ऑप्शन 1 है पेशी कोशिका, भक्षकाणु कोशिका, लाल रुधिर कोशिका, पक्षमाभी कोशिका। दोस्तों जो लाल रुधिर कोशिका है उसमें केंद्रक नहीं होता, इसलिए ऑप्शन 3 इज द करेक्ट आंसर। चलिए दोस्तों, हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा पुनः संयोजक डीएनए प्रौद्योगिकी द्वारा उत्पादित पहला मानव हार्मोन है। ऑप्शन 1 दिया है एस्ट्रोजन, टेस्ट टेस्टो टेस्टोस्टेरोन, इंसुलिन, थायरॉक्सिन। दोस्तों जो प्रयोगशाला में जो सर्वप्रथम मानव हार्मोन उत्पादित किया गया था वो क्या है, इंसुलिन है दोस्तों। ऑप्शन 3 इज द करेक्ट आंसर दोस्तों। और जो इंसुलिन का जो उपयोग है दोस्तों डायबिटीज़ के उपचार में किया जाता है, ये भी ध्यान रखिएगा। चलिए दोस्तों, हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। रक्त का थक्का बनने में निम्नलिखित में से कौन सा थक्का बनाने वाला प्रोटीन घटक शामिल होता है। और रोगजनक, फाइब्रिनोजन, महाभक्षकाणु, अभक्षकाणु। दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर होगा फाइब्रिनोजन, इसलिए ऑप्शन 2 इज द करेक्ट आंसर दोस्तों। चलिए दोस्तों, हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ध्यानपूर्वक भोजन करते समय कौन सा हार्मोन मस्तिष्क को तृप्ति का संकेत देता है। ऑप्शन 1 है दोस्तों घ्रेलिन, इंसुलिन, लेप्टिन, एड्रेनालाइन। दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर होगा लेप्टिन होगा, इसलिए ऑप्शन 3 इज द करेक्ट आंसर। चलिए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा प्रतिध्वनि को कम करने के लिए प्रयुक्त ध्वनि शोषक सामग्री का एक उदाहरण है। सिरेमिक, कांच, लोहा, संपीड़ित फाइबर बोर्ड। दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर होगा संपीड़ित फाइबर बोर्ड दोस्तों। ऑप्शन 4 इज द करेक्ट आंसर दोस्तों। चलिए दोस्तों, हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। लोलक के आवर्तकाल के लिए निम्नलिखित में से कौन सा सत्य है। ठीक है, यह गोलक के द्रव्यमान पर निर्भर करता है, बिल्कुल यह गलत है। यह डोरी की लंबाई पर निर्भर करता है, यह सही है। यह प्रयुक्त लोलक के प्रकार पर निर्भर करता है, ये भी गलत है। यह आसपास के तापमान पर निर्भर करता है, भी गलत है। तो दोस्तों लोलक के जो आवर्तकाल होता है वो
डोरी की लंबाई पर निर्भर करता है दोस्तों, इसलिए ऑप्शन 2 इज द करेक्ट आंसर दोस्तों हो जाएगा। चलिए दोस्तों हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। आँख की बाह्यतम तंतुमय कोटिंग है सिलियरी बॉडी, आइरिस, रक्तक, श्वेत पटल। दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर होगा दोस्तों श्वेत पटल। ऑप्शन 4 इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित है? चलिए दोस्तों, प्लाज्मोलिसिस पौधे की कोशिका द्वारा पानी का लाभ। कोशिका भित्ति मुख्य रूप से प्रोटीन से बनी होती है। सेलुलोज पौधों की कोशिकाओं को संरचनात्मक शक्ति प्रदान करता है। प्लाज्मा झिल्ली कोशिका भित्ति के बाहर स्थित होती है। दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर होगा सेलुलोज पौधों की कोशिकाओं को संरचनात्मक शक्ति प्रदान करता है। ऑप्शन 3 इज द करेक्ट आंसर। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। पादप हार्मोन और उसके प्राथमिक शारीरिक कार्य के बीच सही युग्मन की पहचान करें। जिब्रेलिन जड़ों में कोशिका विभाजन को उत्तेजित करता है। एथिलीन फलों का पकाना। साइटोकाइनिन पत्तियों के विच्छेदन की शुरुआत। ऑक्सिन बीज प्रस्तुति को बढ़ावा देना। दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर होगा एथिलीन फलों को पकाना दोस्तों। चलिए दोस्तों ऑप्शन 2 इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर हमारा 45 है। निम्नलिखित में से कौन सा गर्भावस्था के दौरान मानव विकास के कालानुक्रमिक क्रम को सही ढंग से दर्शाता है? भ्रूणावस्था, युग्मनज और भ्रूण, भ्रूण भ्रूणावस्था, युग्मनज, युग्मनज भ्रूणावस्था, अभ्रूण, युग्मनज भ्रूण भ्रूणावस्था। दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर होगा युग्मनज भ्रूणावस्था और भ्रूण होगा। ऑप्शन 3 इज द करेक्ट आंसर दोस्तों। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हैं। वाइट ब्लड सेल्स के लिए वैज्ञानिक शब्द क्या है? दोस्तों एरिथ्रोसाइट्स, ल्यूकोसाइट्स, थ्रोम्बोसाइट्स, प्लेटलेट्स। वाइट ब्लड सेल्स को दोस्तों हम लोग क्या बोलते हैं? ल्यूकोसाइट्स कहते हैं, इसलिए ऑप्शन 2 इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 47 है। निम्नलिखित में से कौन सा ऑक्सीकरण का वाहक का काम करता है? आयोडीन, मैग्नीशियम, क्लोरीन, आयरन। दोस्तों ऑक्सीकरण का वाहक का काम दोस्तों आयरन करता है, इसलिए ऑप्शन 4 इज द करेक्ट आंसर दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। मानव शरीर में फास्फोरस का क्या कार्य है? हार्मोन का उपापचयी नियंत्रण, सामान्य जल संतुलन का रखरखाव, हड्डियों और दांतों का निर्माण, हीमोग्लोबिन का निर्माण। दोस्तों मानव शरीर में फास्फोरस का जो कार्य है हड्डियों और दांतों का निर्माण। ऑप्शन 3 इज द करेक्ट आंसर। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नाभिक में उपस्थित एक अम्लीय पदार्थ के रूप में डीएनए की पहचान सबसे पहले किसने की थी? फ्रेडरिक मीसर ने, कार्ल लिनियस ने, एडवर्ड जेनर ने, रोसालिंड फ्रैंकलिन ने। दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर होगा फ्रेडरिक मीसर। फ्रेडरिक मीसर ने नाभिक में उपस्थित एक अम्लीय पदार्थ के रूप में डीएनए की पहचान की थी। ऑप्शन 1 इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, किण्वित डेयरी उत्पादों में आमतौर पर किस समूह के लाभकारी जीवाणु का उपयोग किया जाता है? स्ट्रेप्टोमाइसिस, राइजोबियम, लैक्टोबैसिलस, एसिडोफिलस, स्टाफिलोकोकस ऑरियस, कैंपा इलेक्टोबैक्टर जेजुनी। दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर होगा लैक्टोबैसिलस एसिडोफिलस। ऑप्शन 2 इज द करेक्ट आंसर दोस्तों। आशा करता हूँ दोस्तों वीडियो आप लोग को पसंद बहुत ही पसंद आया होगा दोस्तों। आप मेरे चैनल को प्लीज़ लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन प्रेस कीजिए और वीडियो को शेयर भी करिए। धन्यवाद दोस्तों।